स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। कवर स्टोरी में सबसे पहले आपको बताएंगे मोदी ने एससीओ के मन से कैसे एक साथ ट्रंप और पाकिस्तान को कूटनीतिक पंच मारा है। ट्रंप कार्ड फेल, मोदी ने कर दिया बड़ा खेल। इसके बाद आपको बताएंगे एससीओ बैठक में शहबाज शरीफ के साथ ऐसा क्या हुआ कि साहब पूरी दुनिया कह रही है गजब बेइज्जती। इसके बाद आपको बताएंगे चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम के कथित रूप से फुस होने के बाद हाइड्रोजन बम का दावा क्यों कर दिया राहुल गांधी ने। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर, दुखद खबर, अफगानिस्तान में जलजला, भूकंप, 800 लोगों की जान चली गई है। 800 लोगों की जान चली गई है। देश नहीं झुकने देंगे में ये 4 खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो इस वक्त मुझे मिल रही है। कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पीएम की मां को अपशब्द कहने की बकायदा तैयारी कराई गई थी, ये उसने पूछताछ में बताया है। ये बहुत बड़ी खबर है। जो रिजवी जिसे गिरफ्तार किया गया था उसने पूछताछ में जानकारी मिली है कि मोदी की दिवंगत मां को गाली अचानक नहीं दी गई, बल्कि इसकी बकायदा रिहर्सल की गई थी। इसके बाद मोदी की मां को अपशब्द कहने का वीडियो रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपलोड करने की तैयारी की गई थी। यह बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता जी के लिए अपशब्द गाली दी गई थी। उस वाले मामले में जिसे गिरफ्तार किया गया था उसका नाम रिजवी, उसने पूछताछ में कुछ खुलासे किए हैं। वो कह रहा है कि अचानक गाली नहीं बल्कि तैयारी जो है बाकायदा रिहर्सल की गई थी और फिर उस वीडियो को अपशब्द कहने का वीडियो अपलोड करके उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपलोड करने की पूरी तैयारी थी। इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों के साथ एक यूट्यूबर की भी तलाश हो रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। एक यूट्यूबर की तलाश हो रही है। यह यूट्यूबर कांग्रेस के नेता जो मोहम्मद नौशाद का करीबी बताया जा रहा है। नौशाद जिसने आयोजन कराया था, वो टिकट चाहता था शायद, अब पता नहीं टिकट शायद उसको मिल जाए नहीं मिले, हमें नहीं पता। लेकिन उसके मन से पीएम मोदी की मां को गाली और एक यूट्यूबर की तलाश है। इस वीडियो का अपलोड कराना था, वायरल कराना था, जानबूझकर गाली दी गई। नौशाद अभी भी फरार है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है, सुनिए। बीजेपी ने राहुल गांधी पर करार हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने अभी तक इस घटना की निंदा नहीं की है। सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी ने। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। और लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बात होती है कि मां का सम्मान किया करो। मोदी जी को हम लोग काउंट कर रहे थे तो मुझे बताया गया अपने दफ्तर के द्वारा कि 107 बार गाली दी गई है। मोदी जी की मां जिन्होंने गरीबी में बर्तन मांज के अपने बेटों को, परिवार को पढ़ाया, वो प्रधानमंत्री हैं। आप उनको भी नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी, आप में इतनी भी शर्म नहीं बची है कि एक बार कहते कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, अगर है तो हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक या उस घटना की हम निंदा करते हैं। एक दो कांग्रेस के लोगों ने कहा है, लेकिन राहुल गांधी नहीं। यह अहंकार है। जो कह दिया सो कह दिया। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी खबर, देश नहीं झुकने देंगे में कवर स्टोरी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चली एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग खत्म हो चुकी है साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट रहे हैं। एससीओ सम्मेलन से भारत ने दुनिया को 3 बड़े संदेश दिए हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, इसे आप रैप अप कर पाएंगे। पूरी डिबेट, पूरी बहस। इस मंच के जरिए मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सख्त संदेश दिया कि साहब भारत पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है साहब। आतंकवाद को लेकर स्टैंड एक तरीके से क्लियर किया है भारत ने। ट्रंप को सख्त संदेश, एससीओ का मंच, भारत का पंच किस किस को। और शहबाज शरीफ के सामने पाकिस्तान को झन्नाटेदार तमाचा मारा है। पाकिस्तान को कूटनीतिक तमाचा, चीन से रिश्ते रीसेट किए गए हैं और ट्रंप को सख्त संदेश दिया गया है। एससीओ का मंच, मोदी का पंच। एससीओ समेट भारत की कूटनीतिक जीत क्यों कही जा रही है, इसको लेकर भी मैं कुछ आपको 3 बड़े
एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके जो टेकअवेज है, नंबर 1, इस डिक्लेरेशन में जो जहां पर ये एससीओ समिट में डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र हुआ। भारत चाहता था कि आतंकवाद पर आम सहमति बनाई जाए, टेररिज्म पर जो डबल स्टैंडर्ड है उससे स्वीकार ना किया जाए, वो हुआ नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, भारत और चीन के बीच रिश्तों का रीसेट होना है। पीएम मोदी ने कहा कि ये रिश्ते म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट पर आधारित होने चाहिए। हम पार्टनर हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। एशिया के 2 बड़े, आप कह सकते हैं, बड़ी इकोनॉमी हैं और वो इकट्ठा हुई हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये, इस मीटिंग से अमेरिका को क्लियर मैसेज किया साहब, ये अमेरिका नहीं तय कर सकता कौन सा देश किस देश के साथ किस तरह के रिश्ते रखेगा। हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं और ग्लोबल साउथ के देश इकट्ठा हुए हैं। ये एससीओ समिट का निचोड़ आप कह सकते हैं। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения. आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। आतंकवाद का विरोध सबको करना पड़ेगा, ये भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। ये कह देना कि चीन भी आतंकवाद का शिकार है और हम मिलकर लड़ेंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं हो सकता। विश्व के किसी भी पटल पर जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर्स, हम आतंक को लेके बार बार बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि इसके खिलाफ एक्ट करना है सबको मिलके। देखिए, आज मोदी 7 साल बाद चीन में थे, 7 साल बाद एससीओ के मंच पर मोदी, जिनपिंग, पुतिन, ये तिकड़ी की दोस्ती की एक एक तस्वीर कैसे ट्रंप और उनकी टीम की बौखलाहट बढ़ा रही थी और कैसे चीन में जिनपिंग और पुतिन को मोदी के साथ हंसते देखकर ट्रंप का ब्लड प्रेशर तेजी से अप डाउन हो रहा था। ये वो सारी तस्वीर एक एक करके मैं आज आपको दिखाऊंगा। आज ट्रंप के इस सलाहकार नवारो के एक बयान से ये चीज बौखलाहट एक तरीके से सामने आई। ये आज की बड़ी खबर है। ट्रंप के इस सलाहकार पीटर नवारो के एक बयान से एक तरीके से लीक हो गई। ट्रंप के सलाहकार हैं पीटर नवारो। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में हैरान कर देने वाला बयान दिया। नवारो ने कहा कि मोदी एक बेहतरीन लीडर है, लेकिन समझ नहीं आता कि वो पुतिन और जिनपिंग से हाथ क्यों मिला रहे हैं। इसके बाद पीटर नवारो ने जो कहा, उसने अमेरिका के डीप स्टेट के इरादों को एक तरीके से और साफ और स्पष्ट करने की कोशिश की। यह बौखलाहट अमेरिका की क्यों है? ये ऊपर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं एक एक करके, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन के साथ बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातचीत, शी जिनपिंग, ये देखिए आप, ये ऊपर जो तस्वीर अभी गई जिसमें पुतिन, शी जिनपिंग खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर गाड़ी में एक साथ वाली तस्वीरें, ये सारी तस्वीरें आज पूरी दुनिया ने देखी है। और इन्हीं तस्वीरों के बाद अमेरिका की बौखलाहट किस तरह से सामने आई है, वो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार ने बताया। नवारो ने कहा कि वो भारत के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उसे समझे। भारत के लोगों की कीमत पर ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं, हम चाहते हैं ये रुकें। उनका ये कहना है कि जो तेल का जो पूरा कारोबार, ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं। अमेरिका को ब्राह्मण, ट्रंप, टैरिफ, इस समय घुसने की क्या जरूरत? लोग कह रहे हैं आजादी से पहले जिस तरह अंग्रेज भारत में फूट डालो और राज करो वाली टूल किट पर काम करते थे, अब अमेरिका भी उसी जातिवादी टूल किट पर खुलकर सामने आ गया है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने यह कहने की कोशिश की कि रूस से सस्ता तेल खरीदने में भारत के लोगों का नहीं, ब्राह्मणों का मुनाफा है और देश के बाकी लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। अमेरिका हमारे देश में ये जातिगत टकराव, वो जानता है भारत की कमजोर नस है जातिवाद, और अमेरिका अब वही भड़काने की कोशिश क्या कर रहा है, यानी भारत से चिढ़ दिखाने के लिए अमेरिका अब जातिवादी एंगल निकालकर लेकर आया है। पीटर नवारो के इस बयान के 2 ही मतलब है।
पहला ये, रूस, चीन और भारत के एक साथ दिखाई देने से ट्रंप बौखला गए हैं कि उन्हें सलाह देने वाले भी अपनी लाइन और लेंथ भूल गए हैं। वो भारत में ब्राह्मणों को जिम्मेदार बता रहे हैं। दूसरा मतलब यह है कि अमेरिका का डीप स्टेट, यह बहुत डेंजरस है। अमेरिका का डीप स्टेट क्या भारत में जातिवादी आंदोलन खड़े करने के पीछे है? क्या वो जातिगत आग लगाना चाहता है अमेरिका? क्योंकि पीटर नवारो का यह बयान अमेरिका के डीप स्टेट की खतरनाक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। सवाल है कि टैरिफ और व्यापारिक शर्तों पर भारत को झुका पाने पर नाकाम अमेरिका अब इसको जातिगत रंग क्यों दे रहा है? ब्राह्मण उसको नजर क्यों आ रहे हैं? दूसरा, क्या मोदी को झुका पाने में नाकाम अमेरिका व्यापारिक मोर्चे के बाद सामाजिक तौर पर भारत को तोड़ने की कोशिश में जुट गया है? तीसरा, क्या पीटर नवारो, जो कि ट्रंप के सलाहकार हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट इसलिए किया ताकि देश में जातीय नफरत, जातीय वैमनस्य, जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया जा सके? चौथा, क्या अमेरिका दुनिया में भारत की छवि कहकर बिगाड़ना चाहता है कि भारत में आर्थिक फायदा सिर्फ ब्राह्मणों को मिल रहा है? वैसे आपको बता दें, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि नवारो कौन है। वो ट्रंप के सलाहकार हैं। नवारो जो कहते हैं ट्रंप वही करते हैं, सलाहकार हैं, एडवाइजर। नवारो ट्रंप के पॉलिसी मेकर हैं। उनके बयान से साफ है साफ कि अमेरिका अब भारत की उस जातिवादी पॉलिटिक्स में खुले तौर पर कूद चुका है जिसे अभी तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसे राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए उन पर इस्तेमाल करने के आरोप लगते थे। जातिगत बंटवारा समाज में करना। अमेरिका में ट्रंप का सलाहकार नवारो भारत में जातिगत आग लगाना चाह रहे हैं क्या? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका का डीप स्टेट नहीं चाहता था कि मोदी तीसरी बार सत्ता में आए। अमेरिकी डीप स्टेट फंड्स देने से लेकर दुष्प्रचार करने तक दूसरे देशों को कमजोर करने के घटिया खेल खेले गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी शार्ट्स ने दावा किया था 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट में अमेरिकी डीप स्टेट की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। बांग्लादेश, क्योंकि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की चीन से नजदीकियां बढ़ रही थी और शेख हसीना ने अमेरिका को बांग्लादेश में सैन्य अड्डे बनाने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद अमेरिका ने शेख हसीना का तख्ता पलट कराया। इस तरह के आरोप लगते हैं। इसी तरह अमेरिका पाकिस्तान को भी कठपुतली बनाए हुए हैं। इमरान खान प्रकरण अमेरिकी डीप स्टेट का सबसे बड़ा सबूत। इमरान खान, अमेरिका की डीप स्टेट ने इससे पहले इराक को बर्बाद किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठा बहाना बनाकर हमला किया था। इसके बाद भू राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण बनाने के लिए लीबिया, सीरिया को बर्बाद किया। श्रीलंका को भी नहीं भूलना चाहिए। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद क्या अमेरिका की नजर भारत पर है? लेकिन मुश्किल यह है कि अमेरिका की इस जहरीली साजिश के खिलाफ लड़ने की बजाय ना, विपक्षी नेता इसे सही बता रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे साहब। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि नवारो ने जो कह रहा है वो सही कहा है, अब इनकी क्या गलती? ट्रंप इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं तो राहुल कहते हैं ठीक ही तो कह रहे हैं ट्रंप। अब उनके सलाहकार नवारो भारत में जातिगत बंटवारा, जातिगत टकराव कराना चाह रहे हैं कि इसका फायदा ब्राह्मणों को हो रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर उदित राज कह रहे हैं ठीक ही तो कह रहे हैं नवारो। इसके अलावा टीएमसी और उद्धव गुट के नेता भी नवारो को यह कहकर क्लीन चिट दे रहे हैं कि नवारो ने तो बॉस्टन ब्राह्मण का जिक्र किया था, जिसका मतलब अमेरिका में उच्च वर्ग के लोग हैं। नवारो ने जाति की बजाय यह कहने की कोशिश की है कि भारत के उच्च वर्ग को रूस से तेल खरीद का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के नेता ट्रंप के सलाहकार के जिस जातिवादी बयान पर क्लीन चिट दे रहे हैं, उसी को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक CNAS के इंडो पैसिफिक एनालिस्ट हैं डेरेक जे ग्रामसन ने कहा है कि भारत में जातिगत अशांति को बढ़ावा देना कभी भी अमेरिकी विदेश नीति नहीं होनी चाहिए। क्या है ये सवाल है। यहां भी कहा जा रहा है कि इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिए। यानी खुद अमेरिकी थिंक टैंक मान रहे हैं कि भारत में जातिगत अशांति बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। इसलिए नवारों को क्लीन चिट देने वाले नेताओं को समझना होगा
कि ट्रंप प्रशासन की ओर से ब्राह्मणों को अचानक इसको जातिवादी रंग देना, ट्रेड वॉर की लड़ाई ब्राह्मणों पर लेकर आना, अचानक से जातिगत वैमनस्य बढ़ाने की कोशिश करना। इसके 2 दिन पहले नवारो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा पाठ वाली तस्वीर पोस्ट करके, ये वो तस्वीर है, ये वो पोस्ट था नवारो का, बड़ा वायरल हुआ था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भक्तिभाव वाली, पूजा पाठ वाली, हाथ जोड़े हुए तस्वीर पोस्ट करके भारत को टारगेट कर चुके हैं और कुछ लोग इन्हीं नवारों का समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। सुनिए। के साथ मिलकर के भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे, भारत को गाली बाहर में जाके दे रहे थे, तो घर फूटे गमार लूटे। ये गमार लोगों ने, हमारे बिहार की कहावत है, तो हमारे अपोजिशन के लोग राहुल गांधी बाहर जाके जॉर्ज सोरोज के साथ बिहार को तोड़ने की बात करें, तो और कोई अबाड़ा जबाड़ा कोई कुछ बोले तो कोई इस पर हम आश्चर्य नहीं करते। कुछ लोग हैं कांग्रेस पार्टी में भी, उदित राज हैं, जो कह रहे हैं नवारो ने क्या गलत कहा। लेकिन कल ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत में जातिवादी टूलकिट एक्टिव करने के संकेत दिए। कुछ लोग कह रहे हैं इसको इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि यही डीप स्टेट है। ये तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस वतन वापस आ गए हैं, पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन दौरे पर गए थे और ये वो तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 8-10 अभी जानकारी, अभी ये लाइव तस्वीरें आई अचानक, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत स्वदेश वापस लौट आए हैं, भारत वापस लौट आए हैं। लेकिन साहब नवारो ने भारत में जातिवादी टूलकिट एक्टिव करने के संकेत दिए, भारत में जातिगत टकराव और संघर्ष को हवा देने वाला बयान दिया। इसको गंभीरता से लेने की क्यों जरूरत है? इसकी तस्वीर महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। नवारो वहां पर जातिगत संघर्ष की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन शुरू। कुछ लोग इसको नवारो के बयान से जोड़ रहे हैं। इस आंदोलन को चला रहे लोगों की मांग है साहब कि मराठों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए। इस आंदोलन को विपक्ष का साथ तो मिल रहा है, लेकिन कोई भी विपक्षी दल मराठा आंदोलन चलाने वालों की इस मांग के साथ नहीं है कि उन्हें आरक्षण ओबीसी कोटे के अंदर दिया जाए। लेकिन ये 2 तस्वीरें, ट्रंप के सलाहकार नवारो ने, यह संयोग हो सकता है या ये वाकई कोई प्रयोग है, कोई खतरनाक साजिश है। एक तरफ ट्रंप के सलाहकार नवारो ने भारत में जातिवादी आग भड़काने वाला बयान दिया कि तेल खरीद का सारा फायदा ब्राह्मणों को हो रहा है, आम लोगों को नुकसान हो रहा है, ये आपस में लड़ाने वाले जातिगत ये नई टूल किट एक्टिव करने की कोशिश। उसी दौरान खबर आई साहब महाराष्ट्र में एक जातिवादी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई के कई इलाके बताया गया कि एक तरह से बंधक जैसी स्थिति में है। इस आंदोलन के खिलाफ कई ओबीसी नेताओं का मानना है कि इसमें मराठों और ओबीसी जुड़े समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। सवाल तो पूछे जा रहे कि अमेरिका ने ब्राह्मणों के बहाने भारत में जो टूलकिट एक्टिव की, क्या भारत में जातिवादी आंदोलन भड़काने की कोई ये बड़ी साजिश हो सकती है? उधर साहब एक बड़ी खबर ये सुनिए, जो ट्रंप ने कर पाया आज वो मोदी ने कर दिया। आज जो हुआ वो ट्रंप का नोबेल सपना तोड़ने वाला भी हो सकता है। अब इसको ऐसे समझिए, जिस नोबेल प्राइज पीस प्राइज पुरस्कार पाने के चक्कर में ट्रंप ने इतना जोखिम लिया, वो सपना टूटता हुआ दिख रहा है। कैसे? पूरी खबर को समझिए। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, अब ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कर रहा है ना, अब तो ये ऐसा है नहीं कोई भारत का कोई अखबार या भारत का कोई प्रकाशन या भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई और। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है साहब कि अमेरिका भारत में तनाव का कारण यह है कि ट्रंप इस बात से चिढ़े हुए हैं कि मोदी ने उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने से मना कर दिया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि मोदी ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने से मना कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि 17 जून को ट्रंप ने मोदी को फोन करके कहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कोट अनकोट, 17 जून को ट्रंप ने मोदी को फोन करके कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट करने जा रहा है। ऐसा करके ट्रंप ने इशारों में भारत को भी ऐसा करने के लिए कहा। इससे पीएम मोदी बुरी तरह नाराज हो गए और यह कहकर ट्रंप का ईगो हर्ट कर दिया साहब कि सीज फायर से आपका कोई लेना देना नहीं। अब ये आज की शायद सबसे बड़ी खबर हो सकती है, बड़ा रहस्य उद्घाटन खुलासा। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है
कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को टका सा जवाब दिया कि सीज फायर में आपका कोई लेना देना नहीं है। ये नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में ट्रंप ने भारत से पंगा लिया। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप ने अपने नोबेल सपने के चक्कर में टैरिफ ठोका भारत पर, क्योंकि पाकिस्तान की तरह भारत ने ऐसा करने से, इसका समर्थन करने से मना कर दिया। लेकिन अब खबर ऐसे समझिए, ट्रंप ने जिस नोबेल के चक्कर में कि युद्ध रुकवा दी इतना जोखिम मोल लिया, आज की तस्वीरों ने ट्रंप की नोबेल से दूरी को और बढ़ा दिया है। क्योंकि कहा जा रहा है साहब कि कोई एक देश जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा सकता है वो है भारत, और कोई एक नेता है जो वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहा है वो है मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एससीओ बैठक में, सुनिएगा, ये वो तस्वीरें भी हैं, बयान भी सुनाऊंगा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि भारत चाहता है दोनों देशों में संघर्ष जल्दी से जल्दी खत्म हो, स्थायी शांति आए। चीन में मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बातचीत से पहले आप जानते हैं शनिवार को जेलेंस्की ने भी फोन किया पीएम को। इस बातचीत में मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन रूस युद्ध में शांति बहाली के लिए हर प्रयास का समर्थन करता है। जेलेंस्की मोदी को फोन कर रहे हैं, पीएम मोदी पुतिन के सामने बोल रहे हैं हम युद्ध का समाधान चाहते हैं। जेलेंस्की का मोदी को फोन करने का मतलब कि उनका ट्रंप से भरोसा उठ चुका है। जेलेंस्की का तो जैसे तिरस्कार किया था ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर, वो सारी तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। लेकिन अब लग ऐसा रहा है साहब कि जेलेंस्की का ट्रंप से भरोसा उठ गया, क्योंकि ट्रंप दावा तो कई बार कर चुके हैं वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, रुकवा देंगे, उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन पुतिन ने उनकी एक नहीं सुनी। जेलेंस्की का मोदी को फोन और मोदी की पुतिन से बातचीत दिखाती है कि ट्रंप के मुकाबले मोदी का दोनों पक्षों में विश्वसनीय संपर्क है। इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रंप का नोबेल सपना भी टूट सकता है। दोनों ही पक्ष ट्रंप की बजाय मोदी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत के अलावा शायद ही कोई और ऐसा देश होगा जिसका रूस और यूक्रेन दोनों में इतना खास संबंध है और जिस पर भारत पर, मोदी पर दोनों देश भरोसा करते हो। दुनिया में शायद ही कोई और दूसरा ऐसा देश होगा भारत के अलावा। सुनिए। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। चलिए अब वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा है, और चर्चा इसलिए भी हो रही है, कहा जा रहा है साहब कि ट्रंप के होश उड़ा देने वाली तस्वीर ये हो सकती है। भारत रूस की 78 साल से अधिक पुरानी दोस्ती कितनी गहरी है इस बात को भी बयां करने वाली है। तस्वीर आज चीन के तियानजिन शहर में सामने आई, जिसमें एससीओ समिट में हिस्सा लेने के बाद मोदी और पुतिन, दिखाइए वो तस्वीर, एक ही कार में बैठे नजर आए एक साथ। वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की विशेष कार में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि एससीओ समिट के बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय, अच्छा ये जो रिपोर्ट है वहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे कि वो देखिए किस तरह से पुतिन ने 10 मिनट वेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीछे वो तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन की गाड़ी में बैठते हुए, मोदी पुतिन एक साथ 45 मिनट तक गोपनीय चर्चा की और पुतिन ने 10 मिनट मोदी का वेट किया और अगले जो वेन्यू में जाना था द्विपक्षीय बातचीत के लिए, उसके लिए ये, हाँ ये वो तस्वीर आ गई, एक बार वो देखिए, ये देखिए आपको वो गाड़ी में तस्वीर, ये वो तस्वीर जिसकी आज दिन भर चर्चा हो रही थी। एक कार में मोदी और पुतिन। एससीओ समिट के बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए दूसरे होटल में जाना था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चाहते थे कि मोदी उनके साथ उनकी कार में वहां तक का सफर करें। मोदी को द्विपक्षीय वार्ता स्थल तक पहुंचने के लिए पुतिन ने एक तरीके से अपनी लिमोजिन में लिफ्ट की पेशकश की। पुतिन ने मोदी को अपनी लिमोजिन में लिफ्ट की पेशकश की। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का करीब 10 मिनट तक इंतजार किया। क्या बातचीत करना चाहते थे पुतिन पीएम मोदी से, क्या है, 10 मिनट तक इंतजार किया। जब मोदी अपने सारे काम खत्म करके बाहर आए तो दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर वार्ता वाली जगह पर गए और ये पीएम मोदी ने इस तस्वीर को पोस्ट भी किया।
बड़ी बात यह है कि द्विपक्षीय वार्ता वाली जगह पर पहुंचकर भी वो कार से नीचे नहीं उतरे। होटल के बाहर कार में दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट तक गोपनीय बातचीत हुई है, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। 45 मिनट पुतिन चाहते थे मोदी उनकी कार में आए, पुतिन ने 10 मिनट वेट किया, 45 मिनट तक गोपनीय बातचीत हुई। अब कुछ लोग कह रहे हैं फिर 50% के तो 5000% लगा देंगे इन तस्वीरें देखने के बाद ट्रंप टैरिफ। दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। वो ये तस्वीरें हैं जो कहते हैं मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी झुक गया, मोदी दबाव में आ गया। दबाव में आ गए होते मोदी तो ये तस्वीरें। रूस से तेल खरीदने की बात तो साहब अलग है, एक गाड़ी में एक साथ 10 मिनट वेट करके, ये केमिस्ट्री मोदी पुतिन की इन तस्वीरों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है साहब कि मोदी पुतिन की ये तस्वीरें अमेरिका के ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भारत उसके टेरर के आगे झुकने वाला नहीं है। वो अमेरिका की नाराजगी से डरकर अपने दोस्तों से रिश्ते नहीं बदलेगा। तो वहीं कुछ लोगों को इन तस्वीरों में भारत और रूस के रिश्तों की गहराई दिखाई देती है। दोनों देशों के बीच बरसों पुरानी दोस्ती है जो मोदी पुतिन के व्यक्तिगत रिश्तों के साथ साथ इस वक्त अपने सबसे अच्छे दौर में नजर आ रही है और इस तस्वीर की आज दिन भर सबसे ज्यादा चर्चा रही। देखिए, एससीओ समिट में आज भारत की सबसे बड़ी कामयाबी यह रही, अब सुनिए जो बता रहा हूं, आतंकवाद के खिलाफ उसके स्टैंड को एससीओ के सभी सदस्य देशों का खुलकर समर्थन मिला। जबकि आतंकवादियों को पनाह देकर ऑपरेशन सिंदूर पर घड़ियाली आंसू बहाने वाला पाकिस्तान एससीओ समिट में अलग थलग पड़ गया। अलग थलग एससीओ के सदस्य देशों ने आज एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया, सुनिएगा। उसमें पहलगाम हमले का जिक्र था। किस एससीओ में? जिसमें पाकिस्तान वहां पर सदस्य देश के तौर पर है, उसी एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम का जिक्र। सभी देशों ने मिलकर माना कि पहलगाम में हुआ हमला गलत था और ऐसे आतंकवादी हमले स्वीकार्य नहीं हैं। पहलगाम, आपको याद होगा साहब, पहलगाम आतंकी हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, याद है? और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मसूद अजहर वाले मामले में भी चीन भारत के रास्ते में अड़ंगा लड़ा चुका है, वीटो कर चुका है। चीन ने आतंकवादी हमले की निंदा तो की थी, लेकिन उसने हमले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए यह भी कहा था कि एक अटूट मित्र और हर मौसम में साथ देने वाले रणनीतिक सहयोगी के रूप में चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को समझता है। चीन ने तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन आज आतंकवाद को लेकर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन किया गया है उसमें चीन के भी साइन है। सिर्फ 4 महीने के अंदर चीन की पॉलिसी में यह बड़ा शिफ्ट, ये बहुत बड़ा शिफ्ट। उस वक्त तो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता था, लेकिन अब आतंकवाद की निंदा कर रहा है और आतंकवाद पर भारत के स्टैंड के समर्थन में है। लेकिन पाकिस्तान की किस तरह से गजब बेइज्जती हुई है ना, ये वो तस्वीरें भी बताई जा रही है। देखिए, जॉइंट डिक्लेरेशन में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। साथ ही आतंकवादियों, उनके मददगार और साजिश रचने वालों को न्याय के दायरे में लाने की मांग की गई। सदस्य देशों ने दोहराया कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ये सब एससीओ के मंच से हुआ। एससीओ के मंच से साफ मैसेज दिया गया कि आतंकवाद को किसी भी बहाने या फायदे के लिए इस्तेमाल करना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं पीएम मोदी ने एससीओ के मंच पर अपने 11 मिनट के भाषण में 10 बार आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। शहबाज के मुंह पर बेइज्जती। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ के सामने पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़ी फटकार लगाई। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। लेकिन आप शहबाज शरीफ का क्या हाल हुआ, क्या गजब बेइज्जती जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो आपको दिखाते हैं। चीन में पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती। एससीओ के मंच पर अकेला पड़ा पाकिस्तान।
पुतिन, जिनपिंग, मोदी के साथ मुंह ताकते रह गए शहबाज। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की औकात दुनिया के सामने ला दी है। भारत से बराबरी का सपना देखने वाले शहबाज की तियानजिन में जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, उसकी चर्चा भारत पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। शहबाज शरीफ ने तियानजिन में कैसे न सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान की भी भद पिटवाई, आप इन तस्वीरों में देखिए। शहबाज शरीफ की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोटो सेशन के लिए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आपस में बातें करते हुए निकले तो किनारे पर खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों को देखते रह गए। शहबाज की बॉडी लैंग्वेज उनकी हालत बयां करने के लिए काफी थी। उनके हाथ बंधे थे लेकिन तिरछी आंखों से वो दोनों को देख रहे थे। वहीं मोदी पुतिन के हाव भाव से ऐसा लगा जैसे वो शहबाज को पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे निकल गए। शहबाज का चेहरा देखने लायक था, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं, आंखों में घबराहट थी, लेकिन वो मोदी पुतिन को उस वक्त तक देखते रहे जब तक वो दोनों अपनी तय जगह पर नहीं पहुंच गए। एससीओ समिट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। लोग मीम बनाकर शहबाज शरीफ की हरकतों, उनके हाव भाव का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई उनकी तुलना भिखारी से कर रहा है तो कोई वेटर से। एससीओ समिट का सिर्फ यही एक वीडियो नहीं, एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज उनकी ट्रोलिंग की वजह बन गई है। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फोटो सेशन के बाद साथ साथ चल रहे थे, तभी पीछे से शहबाज शरीफ अचानक तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़े और पुतिन से हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे। पुतिन से हाथ मिलाने की उनकी इस बेताबी का सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के लोग भी अपने प्रधानमंत्री की इन हरकतों पर नाराजगी जता रहे हैं। पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर शहबाज को नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें यह समझना चाहिए कि वो एससीओ समिट में एक देश की नुमाइंदगी करने गए थे और अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस तरह बेइज्जत हुए हैं। इससे पहले भी साल 2022 में उज्बेकिस्तान में हुई एससीओ समिट का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू होने से पहले शहबाज अपना ट्रांसलेशन हेडसेट नहीं संभाल पा रहे थे और उनकी हालत देखकर खुद पुतिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। बड़ी बात यह है कि इस बार भी एससीओ समिट में शहबाज शरीफ ने फिर अपनी हरकतों से भद पिटवाई, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। मोदी ने अपने 11 मिनट के भाषण में 10 बार आतंकवाद का जिक्र किया और शहबाज के सामने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर ताबड़तोड़ प्रहार किए। उधर राहुल गांधी ने एटम बम के बाद अब कौन से हाइड्रोजन बम का जिक्र कर दिया है, अब बात इसकी। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। देश को समझना चाहिए राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए राहुल गांधी इर्रेस्पॉन्सिबल। हिटलर चंगेज खान जैसा शासक देश पे राज करता है तब राहुल गांधी जी जैसा क्रांतिवीर कर्मवीर पैदा नहीं। वो यात्रा वोट चोरी की यात्रा नहीं है, घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। ये जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, ये पूरे देश में झूम चुका है। यही समझता हूँ बिहार में इस यात्रा के कारण इंडी गठबंधन का थूपड़ा साफ हो जाए। हाइड्रोजन बम आ रहा, हाइड्रोजन बम। 16 दिन 20 जिले 1300 किलोमीटर और 110 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरकर राहुल गांधी जी की वोटर बचाओ यात्रा का आज समापन हो गया। पटना में समापन हो गया।
शुरुआत एटम बम से हुई थी, क्लोजिंग हाइड्रोजन बम से हुई है। एटम बम आप अब याद दिलाते हैं, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 1 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने की धमकी दी थी। एटम बम 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर वो कथित एटम बम फोड़ा भी, लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया। इस कथित एटम बम को डिफ्यूज करने में चुनाव आयोग को 1 मिनट का वक्त लगा था, शायद उससे ज्यादा नहीं लगा था। इसके बाद आज राहुल गांधी जी ने पटना की रैली में बीजेपी पर हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दी है। कह रहे हैं अब हाइड्रोजन बम आएगा। कहा कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, तैयार रहो, आने वाला है। बीजेपी को धमकाते हुए कहा, बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पूरे देश को आपकी सच्चाई पता लगने वाली है। देखिए, राहुल गांधी जी ने दावा किया कि हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा सकेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ऐसा एटम बम आएगा, चुनाव आयोग नहीं नजर आएगा। अब वो कह रहे हैं कि मोदी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, पहले वाले से स्ट्रांग है ये। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि साहब, जैसे राहुल गांधी का कथित एटम बम फुस हो गया, उसी तरह उनका कथित हाइड्रोजन बम भी दम तोड़ देगा। बीजेपी ये दावा इसलिए कर रही है क्योंकि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अब तक जितने भी आरोप लगाए, जितने भी, वो आरोप सभी एक एक करके खारिज हुए हैं, उनका फैक्ट चेक हुआ है। बीजेपी ने क्या कहा, राहुल ने क्या कहा, सुनिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आज उन्होंने कहा, मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो चुनाव आयोग राहुल गांधी के एटम बम के फुस होने का दावा कर चुका है, लेकिन राहुल गांधी अब हाइड्रोजन बम का दावा कर रहे हैं। हालांकि अब जो मैं आंकड़ा आपको दिखाऊंगा ना, उसके बाद आपको इस वोट चोरी के प्रोपेगेंडा की हकीकत पता चल जाएगी। 65 लाख वोट कटने पर शोर मचाने वाली कांग्रेस ने, आप हैरान हो जाएंगे, चुनाव आयोग को 89 लाख वोटरों के नाम कटने के आपत्ति पत्र दे दिए हैं। ठीक सुना आपने, 65 लाख वोट कटने पर शोर मचाने वाली पार्टी ने 89 लाख वोटरों के नाम कटने के आपत्ति पत्र दे दिए। बिहार चुनाव आयोग की ओर से इस बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को 2 दिन में 89 लाख वोटरों के नाम काटने के लिए आपत्ति पत्र दाखिल किए कि इनका नाम काटो। क्या हुआ था, 31 अगस्त को कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग उनके बीएलए द्वारा दिए गए 89 लाख आपत्ति पत्र को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस पर बिहार चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो 89 लाख आपत्ति पत्र दिए गए हैं वो निर्धारित प्रारूप में नहीं है, फॉर्मेट खराब है। नियम यह है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने के लिए आपत्ति सिर्फ फॉर्म 7 के प्रारूप में दर्ज की जा सकती है। कांग्रेस ने रूल ही नहीं फॉलो किया। अगर 89 लाख आपत्तियों को सही प्रारूप में जमा कराया जाएगा तो चुनाव आयोग उस पर जरूर विचार करेगा। अब देखिए, चुनाव आयोग की इस जानकारी को साझा करते हुए बीजेपी को तो मौका मिल गया। बीजेपी ने इसे कहा, यही तो डबल गेम कर रहा है, ऑपोजिशन यही डबल गेम कर रहा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और उसके प्रवक्ता बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। पहले उन्होंने 65 लाख नाम काटे जाने पर शोर मचाया, 65 लाख गलत काट दिए, ये वो। अब खुद
89 लाख वोटरों के नाम हटाने की मांग कौन कर रहा है? वही विपक्ष। 65 लाख कटने पर इतना शोर आक्रोश, खुद 89 लाख वोट कटाने के लिए अपील। बीजेपी का आरोप है कि यह पूरा खेल सिर्फ शोर मचाने का है, ताकि जब ये सूचियां उचित कारणों से खारिज हो तो वो इसे भी मुद्दा बना सके। बीजेपी ने इसे एक छलपूर्ण राजनीतिक नौटंकी बताया। नौटंकी है, सुनिए। जो लालू जी आगे अग्रणी भूमिका निभाते थे, आज लालू जी के पुत्र पीछे से चल रहे हैं, तो इसलिए राजद का तो यहाँ पर एक तरह से समझिए कि कायाकल्प हो गया। इससे कांग्रेस को भी फायदा नहीं होगा, इसलिए कि कांग्रेस वालों ने गाली दिया नरेंद्र मोदी जी को, उनके माता पिता को, तो एक तरह से वो गलत काम किया। दूसरी तरफ से आपस में जो गद्दी की लड़ाई का मामला है, ये लोग अपना स्वार्थ में चल। ये जीतन राम मांझी बोल रहे हैं दरअसल गठबंधन में लड़ाई हो गई है। क्या राहुल गांधी, तस्वीरों पर नजर रखिएगा जो बता रहा हूं, क्या राहुल गांधी तेजस्वी से बिहार में कांग्रेस को खत्म करने के पुराना हिसाब बराबर करने पर उतर आए हैं क्या? ये सवाल क्यों? ये सवाल उठाया दरअसल बीजेपी ने। बीजेपी नेता ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा साहब कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को बिहार से आरजेडी ने गायब कर दिया। कांग्रेस को आरजेडी ने गायब किया और अब कांग्रेस आरजेडी को गायब करने पर तुली है। देश की राजनीति से लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस बिहार से आरजेडी को खत्म करने पर तुली है। राहुल गांधी ने ठान लिया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बीजेपी का कहना है कि लालू जी को चुनावी राजनीति से बाहर करने का काम कांग्रेस ने किया, अब राहुल तेजस्वी के साथ वही कर रहे हैं। यह आरोप लगाया बीजेपी ने। दरअसल बीजेपी का यह आरोप उसको लगाने का मौका इसलिए मिला क्योंकि आज गांधी मैदान में नेताओं के जो कटआउट्स लगे, जो मैं सबसे पहले दिखा रहा था, दिखाइए वो, उसमें आरजेडी की तरफ, आरजेडी लालू, ये देखिए आप, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कोई नहीं है इसमें। खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये सारे कांग्रेस के नेताओं के कटआउट हैं। इसमें तेजस्वी गायब, गांधी मैदान की तस्वीर है ये। इसमें राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी सब हैं। आरजेडी का झंडा, बैनर, तेजस्वी यादव, ये गांधी मैदान की तस्वीर। यहां से यात्रा निकलनी थी। तेजस्वी यादव, आरजेडी पूरी तरह से डिलीट, माइनस। इंडिया गठबंधन से, होर्डिंग से लालू तेजस्वी गायब, साथ ही पार्टी का झंडा तक नजर नहीं आया। सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस अब तेजस्वी को पीछे छोड़ फ्रंट फुट पर आकर खेलने की तैयारी कर रही है? इसका ट्रेलर कुछ दिन पहले भी दिखा था, आपको याद होगा। वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने के तीसरे दिन 19 अगस्त को तेजस्वी ने, याद है, रैली के मंच से खुला ऐलान किया था कि वो राहुल को पीएम बनाने के लिए पुरजोर समर्थन करते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री, तेजस्वी। उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या वो तेजस्वी को सीएम बनाने के पक्ष में है, तब राहुल गांधी ने खुलकर तेजस्वी का समर्थन नहीं किया, बल्कि गोलमोल जवाब देकर बचाने की उनको कोशिश की थी। गोलमोल जवाब दिया था। राहुल गांधी जिन तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा तक मानने को तैयार नहीं है, बिहार में इंडिया अलायंस में असली ताकत उसी आरजेडी के पास है। कांग्रेस की मजबूरी है कि वो बिहार में अकेले लड़कर कुछ हासिल कर पाने की स्थिति में भी नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस की मजबूरी है कि वो तेजस्वी को आगे बढ़ा दे तो बिहार में आरजेडी का दबदबा और बढ़ेगा। अगर राहुल गांधी तेजस्वी को खुले तौर पर सीएम उम्मीदवार मान लेते हैं तो कांग्रेस की हैसियत और कम पड़ जाती। अगर राहुल गांधी साफ इंकार कर देते हैं तो गठबंधन में दरार पड़ जाती। मैसेज जाता, इंडिया ब्लॉक टुकड़े टुकड़े। इसलिए बीजेपी कह रही है राहुल गांधी का गोलमोल जवाब कांग्रेस की मजबूरी और संतुलन साधने की रणनीति दोनों का हिस्सा था। हालांकि तेजस्वी यादव पिछले 16 दिनों से शायद इसी बात का इंतजार कर रहे थे, इसलिए अब आखिरकार उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं हूं सीएम। ओरिजिनल चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए? सुनिए। इन नकलची सरकार है, जो जो तेजस्वी का है वही ये लोग कर रहे हैं, अपना विजन नहीं है। इन नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। कोई टेंशन नहीं है
और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है।